नमस्कार, मैं विशुराज स्वागत करता हूँ इस वारदात तक एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जितने भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार अपना अपना सब्सक्राइब बटन भी चेक कर लें। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, चैनल नया है तो आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की, मऊ जिले के एक गांव की। मैं उस गांव का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, सम्मान होता है। एक शिक्षक का परिवार रहता है उस गांव में, जो बहुत ही सम्मानित परिवार रहता है। जो शिक्षक होते हैं काफ़ी व्यवहारिक होते हैं, इंटर कॉलेज के वह टीचर रहते हैं। उनके दो लड़के रहते हैं जिनका नाम पिंटू और शिंटू रहता है, और जो उनकी लड़की रहती हैं उनका नाम टिम्पल रहता है। दोनों जो उनके लड़के रहते हैं उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। और जो डिम्पल होती वह बीए सेकेंड ईयर की छात्रा रहती। डिम्पल बेहद ही खूबसूरत रहती हैं और वह अपने पास के गांव में ही एक डिग्री कॉलेज रहता है, वहीं पे वो पढ़ाई करती है। रोजाना वह घर से पैदल ही कॉलेज जाया करती थी। उनके घर से कॉलेज लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो पैदल ही जाया करती थी। कभी कभी उनके भाई आते जाते छोड़ दिया करते थे। उनको खूबसूरती पे इतना गुमान था कि जितने भी लड़के कॉलेज में आते जाते थे, सबकी तरफ वो इशारेबाजी करती, मुस्कुराती, लड़कों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती। उनकी एक खूबी थी, खूबी कहें या कमियां थी, कि उस जितने भी लड़के थे सारे लड़कों से बातें करती। उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, रवि यादव। रवि यादव से भी वो बातचीत करती और रवि यादव धीरे धीरे उसके प्यार जाल में फंसता चला गया। और रवि यादव इतना चाहने लगा कि वह डिम्पल को एक दिन प्रपोज कर देता है। डिम्पल भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जब भी कॉलेज डिम्पल जाती, दोनों बैठकर क्लासरूम में ही बातें किया करते थे। एक दिन डिम्पल एक शॉप पे किसी काम से जाती है और उस शॉप वाले से हंसते हुए बात करती हैं। तभी रवि देख लेता है और डिम्पल को फ़ोन करता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो और किसी और से बातें कर रही हो, भी हंस हंस के, कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। डिम्पल कहती है ऐसा नहीं है, मेरी जो खूबियां हैं मैं ऐसे ही बात करती हूँ, यह मेरी आदत है। रवि को बुरा लगता है, लेकिन रवि कुछ दिनों तक नाराज रहता है। डिम्पल भी जाने अनजाने में काफ़ी चाहने लगती हैं रवि को, तो रवि से वह माफ़ी मांगती हैं और फिर वह सबसे बात करना छोड़ देती हैं। सभी लोगों को लगता है, आसपास आने जाने वाले लोगों को, जो लोग रोज़ाना उसको देखते थे, कि ये तो अचानक से बदल गई, इसको क्या हो गया है। डिम्पल एक दिन रवि से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना है। डिम्पल को लेकर रवि एक होटल में अपने शहर में चला जाता है और वहाँ उसके साथ समय व्यतीत करता है। जैसे शाम होती, वह लेकर उसे घर आ जाता। कई महीनों तक चोरी छुपे दोनों मिलते रहते हैं। एक दिन डिम्पल कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुझे शादी करनी है। रवि जो होता है वह तैयार हो जाता है और डिम्पल को लेकर गुजरात चला जाता है। इधर शिक्षक का परिवार काफ़ी परेशान रहता है कि आखिर डिम्पल कहाँ चली गई। काफ़ी खोजबीन होती है रिश्तेदारों के यहाँ। जो डिम्पल के पिताजी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वह फ़ोन करते हैं, पता कर जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं किसी रिलेशन में तो नहीं गई है। उसके कॉलेज में दोस्तों के पास पता करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। काफ़ी परेशान होते हैं। तभी एक लड़की उनको फ़ोन करती है और बताती है कि वह एक रवि यादव नामक लड़के से काफ़ी प्यार करती थी और वह उसी के साथ घर से फरार हो गई है। यह सुनते ही उनके पिताजी सदमे में आ जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। कुछ दिनों तक वह फ़ोन ट्राई करते हैं डिम्पल का, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।
कभी कभी वो अपने माताजी को फ़ोन करके बोलती कि मम्मी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मनपसंद लड़का मिला है, मैं इसी के साथ रहूँगी। मैं घर से इसलिए भाग गई कि आप लोग मेरी शादी नहीं करेंगे। इस लड़के रवि से मैं बहुत प्यार करती हूँ। उनके जब भी पिताजी फ़ोन पे बात करने की कोशिश करते, डिम्पल फ़ोन काट देती। गांव में आसपास काफ़ी बदनामी होने लगी शिक्षक की। शिक्षक हताश होकर एक दिन जो फांसी का फंदा होता है वह तैयार करते हैं, और वह लगाकर जैसे ही उस पर झूलने वाले होते हैं तब तक उनका लड़का आ जाता है। वह रोने लगता है, पकड़ लेता है अपने पिता को और कहता है कि पिताजी, इसमें आपकी क्या गलती है। जो उसकी दीदी डिम्पल थी, गलती तो उसकी थी, एक सम्मानित पिता के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। तो जो दीपक दीपक होता है वो कहता है कि आपकी क्या गलती है। दीपक दरअसल सिंटू का ही नाम रहता है। वह कहता है पिताजी आपकी क्या गलती थी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग अनाथ हो जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। दीदी ने जो किया है उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोगों के लिए आप, हम लोग के सहारे के लिए आप जीवित रहिए, यह सब क्या कर रहे हैं। खैर फांसी के फंदे से उनको निकालकर अपने पिताजी को वह बाहर लाता है। बहुत लोग समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वह कॉलेज आना जाना भी बंद कर देते हैं। काफ़ी दिन हो जाते हैं, कम से कम 1 साल 16 महीने हो जाते हैं। डिम्पल से किसी की कोई बात नहीं होती। जिस माँ ने डिम्पल को जन्म दिया था वो कभी न कभी नाराज़ होते हुए भी डिम्पल के बारे में बहुत सोचती और रोती। जब भी उसको डिम्पल की याद आती तो डिम्पल से मिलना चाहती, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जो रवि यादव था गुजरात में डिम्पल के साथ काफ़ी हंसी खुशी समय व्यतीत करता था। एक दिन उसको एक बच्ची होती है जिसका नाम रीना रखते हैं, और वह बच्ची करीब 1.5 साल की हो जाती है धीरे धीरे। तभी उसकी एक दोस्ती होती है, रवि की दोस्ती होती है। एक लड़का रहता है रईस खान, जहाँ वह काम करता था जिस कंपनी में। रईस खान से काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, और रईस खान घर पे भी आने जाने लगता है, क्योंकि रईस खान के पास एक बाइक होती है जिससे वह रवि को घर पे ड्रॉप करता और घर से लेकर जाता। तभी एक दिन रईस खान जैसे ही ड्रॉप करने आता है, डिम्पल बालकनी में आती हैं, और वह बालकनी की तरफ देखता है तो देखते रहता है, घूर कर देखने लगता है डिम्पल को। डिम्पल भी देखने लगती है, क्योंकि रईस भी काफ़ी स्मार्ट रहता है, हैंडसम लड़का रहता है। डिम्पल कुछ इशारा कर देती है उसको। जब भी वह आता जाता तो डिम्पल को देखने लगता और डिम्पल छत पे आ जाती है। रवि इस चीज़ों से अनजान थे। रवि को लगता था मेरी बीवी काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। एक दिन रवि अपने कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तभी बच्चे को छोड़कर डिम्पल रईस के साथ भाग जाती है। कॉलोनी में यह खबर फैलती है कि जो डिम्पल किराएदार रहती थी वह किसी लड़के के साथ चली गई है। लोग काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ डिम्पल को देखते थे, जानते थे, सुनते थे, क्योंकि काफ़ी दिन से वह रह रही थी। तुरंत लोग फ़ोन करते हैं कॉलोनी के लोग कि जो तुम्हारे साथ लड़का आता था रईस, वह तुम्हारी बीवी को कहीं लेके चला गया है और तुम्हारी बच्ची घर के अंदर रो रही है। रवि भाग कर आता है और देखता है तो बच्ची घर में अंदर बंद पड़ी हुई है, रो रही है। दरवाज़ा खोलता है और बच्ची को गले से लगाता है, और यह जानने की कोशिश करता है कि रवि उसको लेकर कहाँ गया है। रईस को कॉल करता रवि, लेकिन जो रईस होता है वो फ़ोन उसका बंद आता, डिम्पल का फ़ोन बंद आता। रवि उस बच्ची को लेकर अपने गांव चला आता है। गांव में आता है तो उसकी भी काफ़ी बदनामी होती है। माँ बाप उसको घर में घुसने नहीं देते। किसी तरह से माँ बाप को अपनी सारी बात बताता है। गांव के आसपास के लोग जो आते हैं उनको भी सारी बात बताता है। तब जाकर वह गांव में और घर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद रईस भी काफ़ी दिनों तक उसके साथ रहता, 6-7 महीने तक उसके साथ समय व्यतीत करता। तभी एक रईस का दोस्त होता है जिसका नाम प्रमोद कुमार रहता है। प्रमोद कुमार की उम्र करीब 40 साल रहती है, और वहीं 24 से 25 साल की लगभग डिम्पल। प्रमोद कुमार काफ़ी पैसे वाला होता है, और डिम्पल अपनी खूबसूरती के गुमान में, घमंड में मगरूर रहती हैं।
और उनको अपनी बच्ची की याद भी नहीं आती और न ही रवि की याद आती। एक दिन वह प्रमोद के साथ भी भाग जाती हैं। इधर रईस परेशान रहता है, समझ में नहीं आता उसको कि आखिर वो कहाँ गई होगी। दरअसल प्रमोद जब भी आता मिलता, रईस को इस बारे में उसका कुछ भी पता नहीं चलता। चोरी छुपे मिला करते थे और प्रमोद पैसों के दम पर डिम्पल के रूम में जाता और उसके साथ संबंध बनाता था। कई घंटों तक समय व्यतीत करता और जब भी वह डिम्पल के पास आता, रईस को पहले से ही वह किसी न किसी काम के बहाने बाहर भेज देता। रईस और प्रमोद की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। प्रमोद उसको लेकर भाग जाता है। कुछ महीनों वह उसके साथ होटल में व्यतीत करता और उसको एक कोठे पे बेच देता है। डिम्पल को समझ में नहीं आता है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं कहाँ आ गई। वह कहता है कि यही हमारा नया रूम है, यही हमारी जगह है, यही हम लोग सेफ हैं, यहीं रहेंगे। डिम्पल को कोठे पे बेचने के बाद वह डिम्पल से बोलता है कि अंदर जाओ, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ। लेकिन डिम्पल फिल्मों में कोठे के बारे में काफ़ी सुनी थी, उनको शक हो जाता, वह भागने की कोशिश करती। जो कोठे की मालकिन होती वह पकड़ लेती। दरअसल पश्चिम बंगाल का वह कोठा काफ़ी मशहूर रहता है और डिम्पल उस कोठे के चक्कर में फंस जाती है और भाग नहीं पाती। प्रमोद अच्छी तरह से जानता था कि डिम्पल को अपनी खूबसूरती पर गुमान है और पैसे के दम पर उसको फंसाया जा सकता है। प्रमोद अंततः अपनी जान में फंसाने में कामयाब हो गया और काफ़ी अच्छे खासे पैसे में डिम्पल को बेच दिया। उधर डिम्पल के साथ रोजाना 10 से 20 लोग संबंध बनाने लगे। डिम्पल परेशान हो गई, अब उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक दिन वह अपनी माँ को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो? वह बोलती, मैं आपकी बेटी डिम्पल बोल रही हूँ। तो जो शिक्षक की बीवी होती है और डिम्पल की माँ होती है, वह कहती हैं कि मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटी 3-4 साल पहले मर गई है, उसका अंतिम संस्कार भी हम ही लोगों ने किया था। यह बात सुनते ही डिम्पल और भी रोने लगती है। यह जानकारी कहीं से रवि को मिलती है कि उसकी बीवी रईस के साथ जो गई थी, रईस के रूम से वह किसी और के साथ भाग गई थी, क्योंकि रईस उसको फोन करके बता देता है। दोनों परेशान रहते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता और प्रमोद का भी कुछ पता नहीं चलता। रवि काफी तलाश करता है कि लड़की काफी भोली भाली अच्छी थी, क्या पता वापस आ जाए। अभी भी रवि उसको अपनाने के लिए तैयार था, क्योंकि रवि उस बच्ची के बारे में सोचता था, जो छोटी सी 2.5-3 साल की बच्ची थी। एक दिन डिम्पल रवि के घर फोन करती हैं, रवि से बातचीत करती हैं और रोने लगती हैं। कहती हैं, मैं अपनी खूबसूरती के गुमान में आज तक जितनी भी गलतियां की, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे एक बार अपनी बेटी को देखना है। वह व्हाट्सएप कॉल करती हैं और अपनी बेटी को वीडियो कॉल पे देखती हैं और रोने लगती हैं। कहती है, मुझे पछतावा हो रहा है आज तक मैंने जो भी किया, अब मैं तुम्हारे पास वापस भी नहीं आ सकती। आज यह मेरा अंतिम कॉल है, अब मैं दोबारा फ़ोन भी नहीं करूँगी और आज के बाद किसी को मेरी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। रवि समझ जाता है कि लग रहा है डिम्पल कुछ गलत करने जा रही है। रवि उसको पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम बताओ, मैं आऊँगा और तुम्हें उस चंगुल से छुड़ा कर अपने पास लेके आऊँगा। लेकिन डिम्पल को कुछ समझ में नहीं आता, वह फ़ोन कट कर देती, सिम को तोड़ देती और जो वहाँ की कोठे की जो मालकिन होती है उसके पास जाती, उससे बातचीत करती। जैसे ही और भी लड़कियां आसपास से हटती, वह एक चाकू उठाती और उस चाकू से जो कोठे की मालकिन होती उसकी हत्या कर देती। हत्या करने के बाद वह छत से छलांग लगाती है और खुद भी सुसाइड कर लेती हैं। अंततः कोठे की मालकिन और जो डिम्पल होती हैं
दोनों की मृत्यु हो जाती है, यह सुनते ही आसपास पड़ोस के लोग, कोठे के आसपास के लोग, कोठे की लड़कियां चीखने चिल्लाने लगती हैं कि अचानक से ये सब क्या हो गया। यह बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को डिंपल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि डिंपल कहाँ से है, कैसे है। तभी कुछ लोग बताते हैं कि प्रमोद नाम का एक व्यक्ति डिंपल को यहाँ लेके आया था। उसमें से एक लड़की डिंपल और प्रमोद को अच्छे से पहचानती थी, मतलब प्रमोद का उसके पास कांटेक्ट नंबर भी रहता है। प्रमोद को उसी कांटेक्ट नंबर के बेस पे ट्रेस कर गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और उसी के प्रमोद से ही पता चलता है कि यह रईस की बीवी है। रईस से भी बात होती है तो रईस बताता है कि यह रवि की बीवी है। यह सारी बातें सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है कि यह सब क्या चल रहा था। पुलिस रवि, रईस और प्रमोद को बुलाती है एक कमरे में और तीनों से पूछताछ करती है। रईस तो छूट जाता है, रवि सारी अपनी बातें बताकर रोने लगता है। रवि भी छूट जाता है और जो थाना इंचार्ज होते हैं वह कहते हैं, बताओ तुम लोगों के चक्कर में एक परिवार बर्बाद हो गया, एक शिक्षक का परिवार बर्बाद हो गया और जिसकी इतनी समाज में इज्जत थी। डिंपल ने अपनी खूबसूरती का बखूबी इस्तेमाल किया, जो उसका जिस्म था, जो अय्यासी थी, कहीं ना कहीं आज उसको ले डूबी। कहते हैं अंत में पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल गया, डिंपल ना इधर की थी ना उधर की थी, कहीं नहीं जा सकती थी। पुलिस रईस को और प्रमोद को दोनों को जेल भेजती है, क्योंकि उस पर यह केस चलाया जाता है कि उनकी बीवी को भगा कर ले गया था और उसी ने प्रमोद को बेच दिया। रवि भी यह केस दर्ज कराते हैं। दोनों को जेल हो जाती है, प्रमोद और रईस को। और इधर रवि बच्ची के साथ अपना जीवन यापन करते। एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची, बिन माँ की बच्ची अपने पिता के साथ अपने घर पे रहती। काश के डिंपल ऐसी हरकतें ना करती और अपने माँ बाप की बात सुनती और अपने परिवार के साथ रहती, या फिर रवि के ही साथ रहती, तो आज वह बच्ची बेसहारा नहीं होती। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य, उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना या परेशान करना नहीं है। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है मुझे, तो कहानी सुनाने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जितने भी साथी चैनल पे नए, एक बार फिर मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कुछ साथियों ने कमेंट किया था जिनका नाम है रवि सिंह हैं, प्रिया सिंह हैं, नेहा हैं, जिनका आज जन्मदिन है। नेहा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप सभी मेरे विश्वासदात तक के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।